हेलो हेलो हेलो, हाँ लकी पाजी, ओके सारा चीज़। और मेरे हर एक क्वेश्चंस को मेरे भाई तुम ट्राई करते चलो, हर एक क्वेश्चंस को ट्राई करते चलो, तब जा करके मजा आएगा। जब स्टूडेंट से वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। एक दो क्वेश्चन जो लास्ट का होने वाला है, बड़ा मतलब तगड़ा वाला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। और भी क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, लेकिन लास्ट वाला सबसे तगड़ा है। करोगे ना और थोड़ा फोकस के साथ बैठे रहोगे ना एग्जाम में, तो तुमको दिख जाएगा कि ये दोनों को डायरेक्ट कंपेयर करो। ये वो खतरनाक वर्ड प्रॉब्लम बनाओगे क्या इसको? हम इसको अभी बताएंगे, हम इसको जस्ट अभी बता रहे हैं। इतना क्वेश्चन कराएंगे लास्ट तक ना, इतना क्वेश्चन कराएंगे कि तुम हाउ टू सोचिंग में तुम प्रो लेवल प्लेयर बन जाओगे, प्रो लेवल। हेलो हेलो हेलो, हाँ लकी पाजी, ओके सारा चीज। तो ब्रदर्स हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लिए थे, यानी एलिमिनेशन मेथड से बनाना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना, वर्ड प्रॉब्लम, ग्राफ और कोफिशिएंट कंपेयरिंग करके ये बताना कि नो सॉल्यूशन वाला केस है, कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस है, या यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। एक एक बात समझे हुए थे। लेवल 1 वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी वीडियो तुम देखे होगे, जिसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तुम लोग बड़ा कमेंट करके डिमांड कर रहे हो इंस्टा पर भी और यहाँ भी कि सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और ज़्यादा कराइए, तो कराएंगे बालक। इस बार हम ऑनलाइन में भी बहुत सारा क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले बार वाकई में कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस थे जो बच्चे केवल बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उनसे वो सब नहीं हो पाएगा। बाकी पेपर तो इजी ही था, लेकिन किन के लिए? जो बच्चे थोड़ा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएंगे। और इस चैनल का सारा क्वेश्चंस अगर करते जाओगे तो विश्वास करो मेरे भाई, तुम एग्जाम में जरूर तुमको पेपर आसान लगेगा। वो टेक्निकल जरूर होगा पेपर, लेकिन तुमको आसान लगेगा, ये हम तुमसे वादा करते हैं बालक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो हम बोले उसको फॉलो करते चलो। हम अभी क्या बोलते हैं, ऐसे क्लास में हम तुमसे क्या बोलते हैं, एक कॉपी रखा करो, एक पेन रखा करो, और मेरे हर एक क्वेश्चंस को मेरे भाई तुम ट्राई करते चलो, हर एक क्वेश्चंस को ट्राई करते चलो, तब जाकर के मजा आएगा, तब जाकर के सीखोगे, तब जाकर के सोचना सीखोगे। और मेरा गोल यही है कि हम तुम्हें सोचना सिखा दे बुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई, कैसा क्वेश्चन लिया जाए? चलो थोड़ा इजी वाला हम लेते हैं, इजी वाला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। इजी वाला मेरे भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का ये क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है कि ये जो फिगर है, यहां पर जो फिगर दिया हुआ है, इसमें ABCDE एक पेंटागन है, यानी 5 साइड वाला ये पॉलीगन है, 5 साइड वाला मेरे भाई पॉलीगन है, विथ B पैरेलल टू CD। यहां पर जो B है ना, ये CD के पैरेलल है, ठीक है, और BC DE के पैरेलल है, BC और DE पैरेलल है। देखो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, मतलब BEDC एक पैरेललोग्राम है, BEDC एक पैरेललोग्राम है ना, लिख लेते हैं, काम आएगा ये। यहां पर मेरे भाई BEDC एक पैरेललोग्राम है, DC एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड एंगल्स इक्वल होता है, ये बात तुम जानते हो। तो भाई एटलीस्ट साइड तो इक्वल होगा, ठीक है, साइड इक्वल होगा इसका। यानी कि यहाँ से एक इक्वेशन इस फिगर को देख करके बड़ा इजीली बना लिए हम लोग कि x + y जो होगा ये 5 होगा। और किसी भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में, 2 वेरिएबल वाले चैप्टर्स के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में बुआ हमें 2 इक्वेशन क्रिएट करना होता है। सेंटेंस को पढ़ के डिकोड करके इन सेंटेंस के हेल्प से हमें 2 इक्वेशन क्रिएट करना होता है, क्योंकि हम लोग के पास 2 वेरिएबल होता है। तो 2 इक्वेशन रहेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। एक इक्वेशन तो बड़ा आसानी से बना लिए, समझ गए ना कि भाई अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, इस वजह से। अब आगे एक इक्वेशन बनाने का और क्लू हम लोग ढूंढते हैं। वो आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ABCDE, मतलब मेरे भाई कि इसका पेरीमीटर, इस फिगर का जो पेरीमीटर है वो अगर 21 सेंटीमीटर है, तो हमें एक्स और वाई बताना था। पेरीमीटर का मतलब क्या होता था बुआ? पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का लेंथ, टोटल बाउंड्री लेंथ को हम लोग पेरीमीटर उसका बोलते हैं। वो 21 दिया है, यानी कि ये पूरा का पूरा 21 दिया है। क्या 21 दिया है? देखो बुआ, देखो अगर ये x - y है तो ये भी x - y ना, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां पर क्या दिया हुआ मेरे भाई, देखो 3 + x - y, मतलब ये वाला साइड प्लस ये वाला साइड और प्लस ये वाला साइड, फिर प्लस x - y ये वाला साइड, और फिर ये वाला साइड इज इक्वल टू 21। पेरीमीटर ऑफ द फिगर, कौन सा फिगर?
ABCDE 21, यानी कि सारे साइड का लेंथ मतलब बाउंड्री का लेंथ वो 21 दे रखा था। तो एक इक्वेशन यहाँ से आसानी से बन तो गया मेरे भाई, y से y गायब हुआ, x और x 3x हो गया मेरे भाई, और ये माइनस y हो गया क्योंकि एक y 2y तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से, एक y बचा, और ये जो 6 है अगर हम इसको इधर भेजें तो ये 15 हो गया। इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं बुआ, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 बोल लेते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सिंपली ऐड कर दे तो y एलिमिनेट हो जा रहा है, ऐड कर दिया जाए। दोनों इक्वेशन को ऐड किए मेरे भाई तो LHS यहाँ पर ऐड हुआ LHS के साथ, और RHS जब ऐड हुआ तो 20 हो गया, 15 और 5 मिलकर के 20। y से y मेरे भाई गायब, ये 4y आया और 4y 20 आया, मतलब y कितना आ गया देख पा रहे हो क्या, y 5 आ गया ना बुआ, y यहाँ से आ गया 20/4 यानी कि 5। y अगर 5 है यहाँ पुट करो तो x का वैल्यू 0 देख पा रहे हो क्या, x का वैल्यू 0 देख पा रहे हो क्या बुआ। अगर y 5 पुट कर दे 5 तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, 5 उधर गया तो 5 माइनस 5 0, x 0 y 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये वाला। लेकिन क्या पूछा है, पहले पूछा है x फिर y पूछा है, तो x तो अपना 0 आ रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर ये ना हो करके ये तुम टिक करोगे, है ना। देखो क्या पूछ रहा है, x एंड y, यानी कि पहले तुम x का वैल्यू देखोगे तो x का वैल्यू अपना कितना आया था 0, तो यहाँ 0, और y का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू है ना यहाँ रिस्पेक्टिवली भी तो था। ये वाला ऑप्शन यहाँ नहीं टिक करोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा वो। क्लियर है ना, इजी था ये, अच्छा वर्ड प्रॉब्लम आने वाला है। और इस वीडियो का जो सबसे लास्ट वाला वर्ड प्रॉब्लम होगा ना, बड़ा खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक होगा बुआ। वो मान करके चलो ना कि 95% ऑफ द स्टूडेंट से वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। एक दो क्वेश्चन जो लास्ट का होने वाला है बड़ा मतलब तगड़ा वाला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, लेकिन लास्ट वाला सबसे तगड़ा। आते हैं बुआ इस क्वेश्चन पर एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। यहाँ पर ना बोला गया था कि अल्फा जो होगा उसका क्या वैल्यू होगा, है ना, विल हैव नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन वाले केस से ही देखो ये कोफिशिएंट को कंपेयर करके जो हमें चेक करना होता है ना कि नो सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन है, इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सबसे अच्छा वाला नो सॉल्यूशन के केस से ही बनाया जा सकता है। ठीक ना, क्या केस था वो नो सॉल्यूशन के लिए कि भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और ये नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना जो अच्छे क्वेश्चंस है उनमें बुआ तुमको ना ये तीनों बात का ध्यान रखना होता है कि ये दोनों आपस में बराबर हो और ये दोनों इससे बराबर नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे इस क्वेश्चन में बुआ कि अल्फा x प्लस 3y तो है ही, ये जो अल्फा माइनस 3 है ना इसको इधर लाते हैं तो माइनस अल्फा माइनस 3 लिख सकते हैं ना। जब दो टर्म हो ना तो इसको एक ब्रैकेट में सोचो और ये ब्रैकेट के पहले प्लस है तो ये पूरे को उठा के इधर माइनस में ला दो, एक ही बात है। और इस अल्फा को इधर लाएंगे तो 12x प्लस अल्फा वाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना। तो नो सॉल्यूशन के लिए ये केस हम लोग पढ़े थे, इसको यहाँ वैलिड कराया जाए, यानी कि क्या हो जाएगा a1/a2 यानी अल्फा बाई 12 इक्वल टू b1/b2 यानी कि b1/b2 मतलब क्या, b1/b2 मतलब 3/अल्फा नॉट इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस 3 माइनस अल्फा, ये और ये गायब हो गया। सही है क्या, अब सोचा जाए, माइनस माइनस को तो कैंसिल करा दिया, अब सोचा जाए। सबसे पहले ये दोनों इक्वल टू है बुआ, ये दोनों इक्वल टू है तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इधर आया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू आया प्लस माइनस 6, ये तो समझ गए होगे भाई। यहाँ तुम -6 रखो तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है और +6 रखो तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अल्फा स्क्वायर अगर 36 है तो अल्फा का 2 वैल्यू पॉसिबल है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, +-6 दोनों, यानी अभी तक अल्फा का वैल्यू 6 भी आ रहा है और -6 भी आ रहा है। वैसे तो इसका ऑप्शन बड़ा आसान दिया हुआ है, सुनना बुआ, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि हमें ये वाला टिक करके निकल जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, ध्यान देना, कभी कभी -6 भी रहेगा और 6 भी रहेगा, और फिर नीचे ऑप्शन रहेगा कि ओनली ए ओनली बी बोथ ए एंड बी बोथ ए बी सी, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा वो, तो हम लोग फंस जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को भले ही हमसे अल्फा का वैल्यू पूछा था, इतना ही बना करके नहीं छोड़ना है, इतना ही बना करके नहीं छोड़ना है, फिर क्या करना है, यानी कि अगले केस को भी मैच कराना है। और अगला केस क्या है, अगला केस यहाँ पर हम लोग क्या कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों मेरे भाई आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से एक और बात हम तुमको सिखा दें, एकदम ध्यान से सीखना बुआ, है ना, कि 3/अल्फा जो है ये नॉट इक्वल होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, अल्फा माइनस 3/अल्फा। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही हम ऐसा इक्वेशन या नॉट इक्वेशन वाला केस देखते हैं हम लोग वेरिएबल को कैंसिल करा देते हैं, है ना। 24 और 25 2024 और 25 में दोनों में एक एक ऐसा क्वेश्चन था
जिसमें अगर बच्चे ऐसा गलती कर देते ना तो उनका मार्क्स कट जाता। आज के बाद दिमाग में एकदम सेट कर लो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग वेरिएबल को नहीं कैंसिल कराएंगे, जब इक्वेशन में वैल्यू निकालना होगा तो नहीं कैंसिल कराएंगे। जब हम लोग वेरिएबल को कैंसिल कराते हैं ना, इस क्वेश्चन में भले ही इफेक्ट ना पड़े लेकिन कुछ क्वेश्चन में इफेक्ट पड़ता है, एक आंसर हमसे छूट जाता है, तो वेरिएबल को कैंसिल नहीं कराना होता। इसको ऐसे कैंसिल नहीं कराएंगे बुआ, इसको बनाएंगे, अल्फा को इधर भेजेंगे 3 अल्फा नॉट इक्वल टू इस अल्फा को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर अल्फा -3 हो गया, है ना। इस बात को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देगा, कुछ बच्चे को डाउट आता है। सुनो बुआ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्यों वेरिएबल को कैंसिल नहीं कराया जाता। मान लो हम तुमसे बोले ना कि सॉल्व करो x² -3x इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो कोई बच्चा बोलेगा कि यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं और x -3 इज इक्वल टू 0 ला देते हैं, ठीक ना। अब कोई बच्चा बोले कि ये जो x है इसको कैंसिल करा देते हैं। कैंसिल कराना मतलब कि यहाँ पर इस x को इधर भेज देते हैं, ठीक ना। इस x को हम लोग क्या करें वो इधर भेज दें, ठीक है। तो इस x को जब ये इधर भेजेगा तो ये x -3 इज इक्वल टू 0/x हो जाएगा, तो x -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू केवल 1 आ रहा है, केवल 1 आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, क्यों नहीं कैंसिल कराया जाता। कैंसिल कराना मतलब ये भी तो हुआ, इसको कैंसिल नहीं करा दिए बुआ, उधर भेज दिए, उधर भेज दिए, 0 साइड भेज दिए। तो इसके अनुसार, ऐसे बनाने के अनुसार हम लोग x का केवल एक ही वैल्यू मिला हमको, लेकिन x का एक वैल्यू 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 3 रखने पर ये 0 तो बन ही रहा है, LHS RHS बराबर तो हो ही रहा है, लेकिन 0 भी रखने पर बराबर हो रहा है। x का वैल्यू तुम 0 डालो तो 0 का स्क्वायर 0 -3 इंटू 0 0 -0 0 आ गया। मतलब इसका ऐसे करने पर केवल एक आंसर आ रहा है, जबकि इसका 2 आंसर है। x का वैल्यू 3 और 0 दोनों इस इक्वेशन का आंसर है। इसलिए हम लोग वेरिएबल को उस साइड नहीं भेजेंगे, यानी कैंसिल वगैरह हम लोग नहीं कराएंगे बुआ। आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर कितना आ गया 3 अल्फा नॉट इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा, ठीक ना। अब इसको इधर भेजेंगे तो 0 नॉट इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा ना, ये 3 अल्फा उधर गया तो -3 अल्फा -3 अल्फा, यानी कि 0 नॉट इक्वल टू, अब इधर से अगर हम लोग अल्फा कॉमन लें, ठीक ना, तो क्या आया अल्फा -6, है ना, अल्फा -6। यानी यहाँ से हमें क्या मिला कि एक ये 0 के बराबर नहीं होगा और एक जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो अल्फा जो है 6 के बराबर नहीं होगा, अल्फा 0 के बराबर और अल्फा 6 के बराबर नहीं होगा। मतलब क्या है बुआ, अब ध्यान से थोड़ा सा आराम से इसको बताते हैं, क्योंकि यही वो प्रॉब्लम है ना जिसमें बच्चे गलती करके आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, अच्छे से थोड़ा बताते हैं। पहला वाला केस के अनुसार अल्फा दोनों हो सकता है। दूसरा वाला जो केस है कि भाई तीनों बात कराना है ना हम लोगों को, ये भी, ये सब बात होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। ऐसा नहीं कि केवल ये दोनों इक्वल वाला देख लेंगे तो नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा ना। a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए और ये दोनों इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों इसके बराबर नहीं होना चाहिए। सही है ना बात। तो इसके अनुसार देखो 6 और -6 दोनों बराबर है, दोनों आंसर है अल्फा का वैल्यू, लेकिन ये बोल रहा है कि अल्फा 0 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता, अल्फा 0 नहीं हो सकता और अल्फा 6 नहीं हो सकता। मतलब कि अपना आंसर केवल ये आएगा, ये अपना आंसर नहीं होगा, ये अपना आंसर बुआ नहीं होगा। ये बात का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, इस बात का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है, समझ गए, है ना। क्योंकि अगर हम 6 रखेंगे, सुनो, अगर हम 6 रखेंगे, 6 अगर आप अल्फा आंसर अपना बता देंगे, समझ गए, तो ये तो इक्वेशन वैलिड हो जाएगा। लेकिन ये जो नॉट इक्वेशन वाला केस है कि भाई दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ये वैलिड नहीं होगा। तुम अल्फा का वैल्यू 6 रख के देखो, यहाँ अल्फा का वैल्यू 6 रखोगे तो 3/6 ये बन गया 1/2, और यहाँ 6 रखे, यहाँ भी 6 रखे, तो ये भी 3/2 1/2। मतलब ये दोनों बराबर हो जा रहा है, 6 रखने पर दोनों बराबर हो जा रहा है, और ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू वाला केस है। इसका मतलब यहाँ 6 आंसर नहीं होगा। ऐसा आंसर हमें सेलेक्ट करना होता है जिस पर ये सब बात ट्रू हो। तो अल्फा का वैल्यू -6 पर ये भी वैलिड हो रहा है और ये भी वैलिड हो रहा है, इसलिए -6 इसका राइट आंसर है बुआ। ध्यान देना इस बात पे। चलो आगे आ जाए, आते हैं बुआ अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एकदम सही सही बनाने का कोशिश करो मेरे भाई, सही सही बनाने का कोशिश करो। बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है इसमें कि कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन बुआ बताओ तो कमेंट करके अभी अभी। कोइंसिडेंट लाइन, जो लोग प्रीमियर में जुड़े हुए हो मेरे ब्रदर, कोइंसिडेंट लाइन का बताओ। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या, एक के ऊपर एक लाइन आ जाना। तो ग्राफ में एक के ऊपर एक लाइन कब आता था, मेनी सॉल्यूशन वाले केस में। और मेनी सॉल्यूशन वाले के लिए कोफिशिएंट का रिलेशन क्या था बुआ, कि भाई x का कोफिशिएंट जो है ये इक्वल होना चाहिए y के कोफिशिएंट के, और ये इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर होना चाहिए, है ना। x का कोफिशिएंट का रेशियो बराबर होना चाहिए y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म, यही ना था मेनी सॉल्यूशन के लिए।
और ये मेनी सॉल्यूशन का ही केस है। तो चलो इक्वेशन को थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 7 को इधर ला दिए और इसी तरीके से एक ब्रैकेट में इसको करके इधर ला दे बुआ, तो इधर से क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा माइनस a प्लस बी माइनस 3 इंटू एक्स हो जाएगा और माइनस 4a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बुआ कोफिशिएंट को कंपेयर करें, यानी कि 2 बाई ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू माइनस 3 बाई माइनस ए प्लस बी माइनस 3, है ना, और इक्वल टू ये माइनस 7 बाई माइनस 4a प्लस बी, 4a प्लस बी। तो ये और ये गायब, ये और ये गायब हुआ। चलो अब यहाँ पर ना देखते हैं कि ए और बी में यहाँ से कौन सा रिलेशन मिल रहा है, ए और बी में कौन सा रिलेशन मिल रहा है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें बुआ, इन दोनों को कंपेयर करें तो अपने पास क्या आ रहा है, इसको इधर भेजे तो 2 इंटू 4a प्लस बी आया और इसको अगर हम लोग इधर भेजे तो 7 इंटू ए प्लस बी आया। चलो जी अब बनाते हैं। तो ये हो गया 8a प्लस 2b और इज इक्वल टू 7a प्लस 7b आ गया। ठीक है भाई, इसको अगर हम इधर लाएं तो 8a में से 7a माइनस हुआ, a आ जाएगा, और इसको अगर हम इधर लाएं तो माइनस 5b और उधर से जब दोनों आ गया तो इधर क्या हो गया 0, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी जो बच्चे बता रहे थे उनका बिल्कुल ही सही था, उनका बिल्कुल ही सही था बुआ। ये ऑप्शन नंबर सी जो बच्चे बता रहे थे। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, बोलो बुआ। अब देखो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को कंपेयर किए तो ये डायरेक्ट आ गया। इन दोनों को कंपेयर करते तो हो सकता था कि कोई ऑप्शन मैच ना करे, तो वैसे केस में एक बार इसको कंपेयर कर लेना, इसको कर लेना, वहाँ से भी आंसर ना है तो एक बार इसको कंपेयर कर लेना, किसी ना किसी 3 बात में से यहाँ आंसर तुम्हें मिल जाएगा। समझ गए ना, थोड़ा सा रुक करके देख लोगे ऑप्शन को तो शुरुआत में ही आइडिया आ जाएगा कि किसको कंपेयर करें। देखो दोनों हर ऑप्शन में 0 0 है, यानी RHS को 0 बनाना था, इसीलिए हम डायरेक्टली इसको ले लिए। थोड़ा प्रैक्टिस से तुम्हें भी ये दिखने लगेगा। आ जाए आगे बुआ, आगे आ जाए क्या। अब एक ना छोटा सा आसान सा चिंदी सा वर्ड प्रॉब्लम दे, क्या तुमको वर्ड प्रॉब्लम दे, या एक ये कर लो तुम, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम हम तुम्हें कराते हैं बुआ। ध्यान से ट्राई करोगे, ध्यान से ब्रदर ट्राई करोगे। तुमसे बात कर रहे, तुमसे तुमसे तुमसे, इधर ध्यान दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बुआ क्या है, यहाँ पर है ना कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कौन सा केस होगा। ये तो बड़ा ही इजी बात है बुआ, ये सबसे आज का आसान क्वेश्चन था कि ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, और एक है lx प्लस एम वाई माइनस एन इज इक्वल टू 0 है। यूनिक सॉल्यूशन का क्या बात था, यूनिक सॉल्यूशन का बात था भाई कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। ये कुछ ही लिख दिए हैं, c1 बाई c2, राम राम राम, b1 बाई b2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बाई b2 के, यानी कि x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर नहीं होगा तभी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा बुआ, a बाई एल नॉट इक्वल होना चाहिए b बाई एम के। इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो। ये ऑप्शन कोई है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर था, है ना। एकदम ऐसे ही सही सही बनाते चलो बुआ, एग्जैक्ट ऐसे ही सही सही बनाते चलो। एक क्वेश्चन और कराएं क्या बुआ, देखो तो अभी तो खैर बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब देखो ये ना थोड़ा सा एक्सपोनेंट का नॉलेज होगा तो बच्चे जल्दी सोच लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब टफ नहीं था, थोड़ा टेक्निकल जरूर था, टफ नहीं था। बोल रहा है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है, ठीक ना, इसका नो सॉल्यूशन आएगा, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, या ये ऑप्शन होगा x और y का वैल्यू निकल जाएगा, या इसमें से भी कोई बाहर का बात आ जाएगा, मतलब नन ऑफ दीज। चलो ठीक है, बनाते हैं इसको। बना करके पहले देखते हैं ना। यहाँ से ये हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का पावर, इसको क्या लिख सकते हो बुआ, 3 का पावर 4, क्या 3 का पावर 4 मेरे भाई 81 हो जाएगा। तो लिख लिए हम लोग। ऐसे क्वेश्चन में, एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन में, जब वेरिएबल एक्सपोनेंट में हो बुआ तो हमेशा तुम क्या करो, देखो इसीलिए फिर से हम तुमको बोल दे बुआ, इसी के लिए ना बोले, देखो क्वेश्चन चल रहा है 10th का, आ गया बात एक्सपोनेंट का, इसीलिए बोल रहा है ना कि अगर तुम एक्सपोनेंट या इस चैनल पर जो बेसिक मैथ्स वाला प्लेलिस्ट है अगर वो नहीं किए हो ना, और तुम्हारा 8-9 का मैथ्स अगर उतना अच्छा नहीं है ना, तो फिर तुमको 10th में दिक्कत होगा। वो प्लेलिस्ट को जरूर कर लेना। और अगर 8-9 में ये एक्सपोनेंट फैक्टराइजेशन अच्छे से किए थे तब कोई बात नहीं है, तब वो प्लेलिस्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो बुआ यहाँ पर अगर बेस सेम है, मतलब एक्सपोनेंशियल ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग ना बेस सेम बनाते हैं। अब देखो बेस सेम है और बीच में इक्वलिटी है तो पावर को इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से एक चिंदी सा बात हमें मिला कि x प्लस वाई यहाँ से 4, एकदम गरीब इक्वेशन मिला, एकदम आसान इक्वेशन मिला ना बुआ। और इधर से देखो, इधर से देखो, यहाँ पर 81 का पावर x माइनस 1 और इधर 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1, तो इसको भी हम लोग 3 के पावर में ले जाएंगे, तो 3 का पावर 4 का पावर x माइनस वाई,
है ना, 3 का पावर 4 इज 81, तो 81 की जगह हम 3 का पावर 4 लिख लिए। अब वह तुम ही बताओ ना कि एक्सपोनेंट में क्या पढ़े हो कि इस तरीके से जब पावर रहे तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 4 इंटू एक्स माइनस 1 जो है, एक्स माइनस वाई ना, एक्स माइनस वाई जो है ये 3 के बराबर है, यानी 4x माइनस 4y 3 के बराबर है। इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया, ठीक ना। तो दो इक्वेशन हमको मिल गया, एक बार सॉल्व करके देख ही लेते हैं इन दोनों को कि हो भी पाता है कि नहीं हो पाता है सॉल्व, है ना। अभी तक हम लोग सारा चीज़ सही किए हैं ना बुआ, अभी तक हम लोग सारा बात सही किए हैं कि नहीं किए हैं? बिल्कुल सही किए हैं। एक चीज़ गलत कर दिए, समझ पा रहे हो क्या? एक चीज़ गजब गलत कर दिए, बच्चा वाला गलती कर दिए कि यहाँ पर बुआ, यहाँ पर ये जो पावर है ये पावर के इक्वल होगा ना। देखो बेस सेम है, बीच में इक्वलिटी है, तो पावर पावर के इक्वल होगा, तो यहाँ हम लोगों को 3 नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए बुआ? क्या लिखना चाहिए बताओ? पावर लिखना चाहिए, यानी कि 4x माइनस 4y 1 के बराबर होगा, 4x माइनस 4y 1 के बराबर होगा। ये दो इक्वेशन क्लियर है। अब चलो इसको बनाया जाए। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करें, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को बस जोड़ दे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाए। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसको मान के जोड़ देते हैं, यानी कि हम यहाँ 2 प्लस 3 किए हुआ, 2 प्लस 3 किए तो इधर से 4x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y हो गया और इधर 17 हो गया। तो 4y कैंसल, 8x इज इक्वल टू 17 आ गया। तो भाई मेरे x इज इक्वल टू कितना आ गया? 17/8 आ गया। इसको लिखा जाए तो 8 इंटू 2 प्लस 1 हो गया। ये ऑप्शन पक्का सही आएगा क्योंकि x का वैल्यू तो भाई हम लोगों का आ गया, लेकिन फिर भी एक नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है ना, तो हमें y का भी वैल्यू निकालना चाहिए ऐसे केस में। तो निकाल करके चेक कर लिया जाए। x का वैल्यू आया कितना? 17/8। 17/8 को अगर हम यहाँ पुट करें हुआ तो 17/8 प्लस y इज इक्वल टू 4। इसको इधर लाया जाए तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 17/8 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बुआ? 8 एलसीएम लिए तो 32 माइनस 17 हो गया। तो यहाँ से 15 आ गया क्या बुआ? देखना तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि 8 1 जा 8 और 7 15/8 ये भी आ रहा है, 15/8 ये भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे होगे ना? समझ पा रहे होगे कि नहीं पा रहे होगे? समझ गए? तो चिंदी था थोड़ा अच्छा बनाने का, इसमें बस कोशिश किया गया था। तो चलो वर्ड प्रॉब्लम पर आते हैं। चिंदी वर्ड प्रॉब्लम, अच्छा वाला वर्ड प्रॉब्लम लास्ट में आएगा बुआ। चिंदी वर्ड प्रॉब्लम, गरीब वर्ड प्रॉब्लम, ध्यान से बनाना, जल्दी बनाना बुआ। बोला जा रहा है कि 18th स्टूडेंट है किसी क्लास 10th में, ये लोग क्विज में पार्ट लेता है ना, क्विज में ये लोग पार्ट लेता है बुआ। द नंबर ऑफ बॉयज इज 6 मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली हु टू पार्ट इन द। तो मान लेते हैं ना कि बॉयज जो थे उस क्लास में x थे और जो गर्ल्स थी वो y थी, ऐसा हम मान लिए बुआ। मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है ना कि टोटल 18 स्टूडेंट थे, मतलब कि एक तो इक्वेशन हम लोगों को मिल गया बुआ कि भाई x प्लस वाई जो है वो 18 के बराबर होगा। भाई नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 18 के बराबर, क्योंकि टोटल स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स मिलकर हो जाएंगे। आगे कैसे इक्वेशन बनेगा कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 6 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना, 6 मोर देन। तो चलो नंबर ऑफ बॉयज लिख लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लेते हैं। बॉयज 6 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। बॉयज जो है द नंबर ऑफ बॉयज इज 6 मोर देन द गर्ल्स, यानी कि ये 6 ज़्यादा है। इक्वेशन नहीं बनेगा, नहीं ज़्यादा है, ज़्यादा है। इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ज़्यादा है उसको कम कर दो, बस बन गया इक्वेशन। x यानी नंबर ऑफ बॉयज और वो 6 ज़्यादा था, तो जब 6 ज़्यादा था तो उसको 6 कम कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना दोनों, बस। अब इसको इक्वेशन बनाया जाए, इसको इधर, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को ऐड करते y एलिमिनेट होते हुए दिख रहा है, यानी कि एडिंग 1 एंड 2 तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, और इधर से जोड़ दिया जाए तो 24। भाई y से y निपटा और 2x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू आ गया 12, x इज इक्वल टू आ गया 12, 24/2 यानी कि 12 आ गया। ठीक है, x 12 आ गया तो यहाँ रखोगे तो y 6 दिख रहा है क्या? x 12 आ गया ना, तो यहाँ 12 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 18, यानी कि y आ गया 6, y आ गया 6। तो बस कौन सा ऑप्शन रिस्पेक्टिवली फिर से लगा दिया, दोनों ऑप्शन है, 6 12 दोनों ऑप्शन है। तो क्या किया जाए, पहले बॉयज कितना आया? 12, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहले बॉयज है फिर गर्ल्स है रिस्पेक्टिवली, यानी बॉयज का जो नंबरिंग 12 आया था उसको पहले लिखना था और गर्ल्स वाले का बाद में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पाए क्या बुआ? पक्का समझ गई लो जा कि ना बुझाइल? ये वाला क्वेश्चन बुआ कैसे बनाओगे? आसान तो है ये भी यार, ये तो बहुत आसान है। देखो नो सॉल्यूशन वाला केस हमको ध्यान देना है, नो सॉल्यूशन वाला केस।
नो सोल्यूशन के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सोल्यूशन। तो फिर से देखो के एक्स माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 10x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर नो सोल्यूशन के लिए k बाई 10 जो है ये इक्वल होना चाहिए माइनस 1 बाई माइनस 2 के, और ये इक्वल होना चाहिए नॉट इक्वल होना चाहिए माइनस 4 बाई माइनस 3 के, ठीक ना। चलो इन दोनों को बस कंपेयर कर दिया जाए तो कितना आ रहा है बुआ। कांस्टेंट को तो कैंसिल कर ही सकते हैं, k का वैल्यू 5 आ रहा है ना, k का वैल्यू 5 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैसे एक बार चेक भी कर लेना है, ठीक ना। k इससे कंपेयर कर लिया जाए भाई कि k बाई 10 जो है, k बाई 10 था ना, k बाई 10 था, k बाई 10 नॉट इक्वल टू 4 बाई 3 में कहीं ऐसा तो नहीं कि 5 नहीं भी आ रहा है कि भाई k 5 नहीं होना चाहिए, तो इसको इधर भेजे तो k नॉट इक्वल टू हो गया भाई 40 बाई 3। चलो k 40 बाई 3 के नहीं इक्वल होना चाहिए, लेकिन पूछा है कि k क्या होना चाहिए, तो k क्या होना चाहिए 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जरूर एक बार चेक कर लेना कि वो चीज़ क्या नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ भी आ जाता ना कि k 5 है, यहाँ से आ रहा है कि k 5 और यहाँ आ जाता कि k 5 नहीं है, तो 5 आंसर नहीं होता। इस पर हम तुमको फोकस करा रहे हैं, ध्यान देना। इस बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन बुआ बनाता है थोड़ा टेक्निकल टाइप का। देखो अब ये क्या किया था कि 2 वेरिएबल का क्वेश्चन भी बनवा लिया था और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर भी, मतलब कांस्टेंट टर्म यानी कि कोफिशिएंट को कंपेयर भी करा के देख लिया था। एक ही क्वेश्चन में दो बात था। यहाँ पर बोल रहा है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले तो इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिख लिया जाए। एक साइड अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कि माइनस, अच्छा माइनस, यहाँ माइनस है वो, तो माइनस के बाद क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस 3y और यहाँ पर है माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। समझ गए ना, हम इसको क्या किए इधर ला दिए। और एक क्या है अपने पास हुआ 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चलो जी, यहाँ पर बोल रहा है ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए अल्फा और बीटा का वैल्यू बताना है। ऑप्शन देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल करके बता देना है। किसके लिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए। तो चलो यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए तुम लोग जानते हो कि अल्फा बाई बीटा 3 के बराबर और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 जो है ये 4 के बराबर, और यहाँ पर हुआ माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा बाई माइनस 7 इसके बराबर। ये सब आपस में जब बराबर होगा तो अपना काम हो जाएगा। चलो यहाँ से जहाँ तक माइनस सिंपल हो जाए उसको सिंपल करा लिया जाए, ठीक है। चलो अब एक बार ना यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं और एक बार इन दोनों को इक्वेशन बना लेंगे। 2 इक्वेशन होगा, 2 इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई अपने पास 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम लोग इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा दोनों से, तो क्या बनेगा 4 अल्फा प्लस 4 बीटा बन गया, 4 मल्टीप्लाई और 3 जाके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक माइनस भी है तो हो जाएगा माइनस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा और माइनस 3 3 जा 9, माइनस 3 3 जा 9, 3 तीनों में मल्टीप्लाई हुआ तीनों में। तो जब ये इधर आया तो 7 अल्फा हो गया और जब ये इधर आया तो 7 बीटा हो गया बुआ, और यहाँ पर माइनस 9 हो गया। सही जा रहे हैं क्या, एक बार मिलाना बुआ, कैलकुलेशन मिला लेना। चलो सही है, एक इक्वेशन इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या दिक्कत है मानने में। दूसरा इक्वेशन हम इन दोनों को एक बार कंपेयर करके देख रहे हैं, इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें बुआ तो देखो एक बार लिख लेते हैं। चलो अल्फा प्लस बीटा बाई 3 जो है ये इक्वल है 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 7 के। 7 इधर आया तो ये हो गया 7 अल्फा प्लस 7 बीटा, लेकिन यहाँ से बन पाएगा क्या, हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। उधर भी तो अल्फा बीटा होगा, हमको लगा कि 7 अल्फा और 7 बीटा ऐसा ही बन जाएगा क्या। देखो 7 अल्फा प्लस 7 बीटा, 7 को इधर लाए तो और इस 3 को इधर ले जाए तो 3 दोनों में मल्टीप्लाई होकर कितना हुआ बुआ 6 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 2 जा 6 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 बीटा। चलो जी इसको इधर लाए तो अल्फा हो गया, 6 अल्फा इधर आके माइनस हुआ 7 अल्फा से तो अल्फा हो गया, और इसको जब हम लोग इधर लाए तो ये बन गया बुआ 4 बीटा इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन क्रिएट हुआ, उधर से सबको इधर ला दिए तो 0 ही बनेगा ना बुआ, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें बता दो, अब क्या करें, तो तुम्हारे दिमाग में ज़रूर ये आइडिया आना चाहिए बुआ कि इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करें ना कि इसको 7 से एक बार मल्टीप्लाई लगा देते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 अल्फा प्लस 28 बीटा हो जाएगा, इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, और इधर 7 से मल्टीप्लाई मतलब 0। इसको हम क्या बोल दें, इक्वेशन नंबर 3। अब तुम ही देखो ना बन तो गया है, यहाँ से क्या करना चाहिए बुआ, लॉजिक बता दोगे। यहाँ से हमें अगर हम 3 से माइनस कर ले, इक्वेशन नंबर 3 से माइनस कर ले 1 को, तो मेरा काम हो जाएगा, अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा बुआ। तो चलो 7 अल्फा प्लस 28 बीटा से माइनस कर लिए हम 7 अल्फा और माइनस 7 बीटा को। जब ये दोनों माइनस करोगे तो माइनस ये भी होगा और माइनस प्लस माइनस ये भी होगा, यहाँ लिख दिए। और एक क्या होगा बुआ 0 माइनस माइनस 9 हो गया,
है ना, 0 से माइनस किए, उधर का RHS 0 था, 0 से माइनस किए -9 को। यहां तक ठीक है सारे बच्चे, ठीक है सब। देखो अब यहां पर हुआ ये और ये, देखो देखो देखो, ये और ये गायब हुआ, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 21 बीटा हो गया, 21 बीटा, और इधर से 9 आ गया। तो बीटा कितना आ गया बुआ, ये आ गया 9/21, यानी कि 3/7 आ गया, 3/7, 3 3 जा 9 और 7 हम लोग कैंसिल करा दिए। तो बीटा तो ठीक है 3/7 दिख रहा है, यहाँ और यहाँ दिख रहा है, यानी कि अब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। चलो देखते हैं कौन सा होगा। अब अगर इस बीटा को हम लोग पुट कर दे, किसी भी आसान इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी आसान इक्वेशन, जैसे इसमें पुट कर दिया जाए, इसमें अल्फा प्लस 4 इंटू बीटा की जगह क्या 3/7 इज इक्वल टू 0। देखो ये कितना बन गया 12/7, देखो ये बन गया 12/7, 4 3 जा 12, प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी कि -12/7, -12/7। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, -12/7 और 3/7, 3/7। अल्फा का वैल्यू हुआ 3/7, बीटा का वैल्यू 3/7, अल्फा का वैल्यू इतना। किसी को दिक्कत? थोड़ा लेंदी था ये क्वेश्चन, लेकिन और कुछ नहीं, आसान था। तो आते हैं एक थोड़ा अच्छा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पर आए क्या, थोड़ा एक अच्छा वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पर आए क्या बुआ? चलो आते हैं, इसको थोड़ा सा ना ध्यान से सीखना। हमें एक ऐसा ही वर्ड प्रॉब्लम सेम इस पैटर्न का 2-2 PYQ मिला हमको, एग्जैक्ट हम ऐसा ही एक क्वेश्चन तुमको आज होमवर्क में देने वाले हैं, ठीक है? तो इसको थोड़ा अच्छे से ट्राई करना, अच्छे से वो ट्राई करना, ठीक ना, और सीखना भी, अभी हम बताएंगे तो अच्छे से सीखना, फिर उसको बना करके कमेंट करना। और ये बहुत बढ़िया बात है ना कि हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारे बच्चे जो हम होमवर्क दे रहे हैं ना उसको ट्राई कर रहे हो और ट्राई करके आंसर भेज रहे हैं, ये बड़ा बढ़िया बात है। इसका मतलब तुम मेरा पूरा बात मान रहे हो, और पूरा बात अगर मान रहे हो ना तो गारंटी दे रहे हैं तुमको हम ना कि तुम इस बार बहुत अच्छा करने वाले हो, कम से कम मैथ्स में तुमको टेंशन नहीं होने वाला, मैथ्स में तुमको टेंशन नहीं होने वाला है। आ जाओ, यहां पर बोल रहा है ना कि 3 times द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, द कोसेंट एंड द रिमाइंडर ईच इज इक्वल टू इतना। फिर इसी तरीके का एक और बात दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिया है, 2 इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन एक बात हम याद करेंगे, एक बात याद करेंगे। हम लोग ना प्ले स्कूल में पढ़े थे इस बात को, है ना, जब बुआ तुम मतलब हम तो नहीं पढ़े थे प्ले स्कूल में, लेकिन तुम लोग प्ले स्कूल में पढ़े होगे। तो बुआ जब तुम लोग प्ले स्कूल में पढ़े होगे ना तो ये बात जरूर पढ़े होगे, डिवीजन एल्गोरिदम। सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? प्ले स्कूल में कोई पढ़ता थोड़ी है, प्ले स्कूल खेलता है खाली, है ना, तो मस्ती करने जाता है सब। लेकिन तुम अपने जूनियर क्लासेस में जरूर पढ़े होगे कि भाई अगर हम 7 से 29 को डिवाइड करें तो ये 4 बार में 28 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड किया जा रहा है इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो डिवाइजर मतलब जो डिवाइड करने वाला है इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये बात पढ़े हो क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये बात पढ़े हो ना? अब इसके बेसिस पर वर्ड प्रॉब्लम बना दिया था। वर्ड प्रॉब्लम ना परसेंटेज पर बना सकता है, वर्ड प्रॉब्लम डिजिट्स पे बना सकता है, स्पीड डिस्टेंस पर बना सकता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बना सकता है, ज्योमेट्रिकल वर्ड प्रॉब्लम बना सकता है, बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम बना सकता है। समझ गए? लेकिन होता बड़ा आसान है, अगर तुमको बेसिक्स क्लियर है तो तुम बना लोगे, होता बड़ा आसान है। देखो अब इसको कैसे बना रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। 2 नंबर बोला है, एक बड़ा और एक छोटा है। इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, मतलब 2 नंबर में जो बड़ा है उसका 3 टाइम्स। तो 2 नंबर मान लेते हैं, 2 नंबर हम लोग मान लेते हैं कि एक x था और एक y था, और मान लेते हैं ना कि दोनों नंबर में बड़ा वाला x था। ऐसा ऐसे क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लेट द 2 नंबर बी x एंड y इन विच x इज ग्रेटर देन y, ऐसा हम लोग मान लिए। ठीक है बुआ, अब पहला इक्वेशन बनाना बहुत ही सिंपल है। देखो यहां से यहां तक पहला इक्वेशन बन जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ द 2 नंबर, बड़ा तो हम इसको लिए हैं, इसका 3 टाइम्स, बड़ा नंबर हम इसको लिए हैं, इसका 3 टाइम्स को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं स्मॉलर नंबर से, मतलब इसके 3 टाइम्स को हम डिवाइड कर रहे हैं स्मॉलर नंबर से, मतलब ये डिवाइजर हो गया। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट। बोल रहा है ना कि कोसेंट एंड रिमाइंडर दोनों 6 आ रहा है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर, कोसेंट और रिमाइंडर दोनों 6 था। तो क्या इक्वेशन नंबर 1 बन गया? क्या इक्वेशन नंबर 1 बन गया क्या? बहुत आसानी से, और विश्वास करो भाई बहुत आसान होता है,
है ना। हम तो सोच रहे हैं, कमेंट करके बताना, हम तो सोच रहे थे ना कि बहुत सारे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होता है और एक दो वर्ड प्रॉब्लम तो फिक्स है कि आता ही आता है, एक 2-3 नंबर में आता है और एक ऑब्जेक्टिव में आसान सा वर्ड प्रॉब्लम दे देता है। तो हम ये सोच रहे थे ना कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या करें ना कि टॉपिक वाइज अलग अलग छोटा छोटा वीडियो बना दे, क्या डिजिट वाला अलग, समझ गए, और मतलब डिस्टेंस वाला अलग, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अलग बना देते हैं, परसेंटेज वाला थोड़ा बेसिक करा के अलग बना देते हैं, ऐसा कर दे क्या, तुमको दिक्कत नहीं होगा, हम बना देते हैं बुआ, हमेशा बना देते हैं, ठीक है। इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दो, तो 3x - 6y = 6 इक्वेशन नंबर 1 बना लिए, थोड़ा अच्छा लगने लगा इक्वेशन। अब अगला इक्वेशन तुम बना लोगे क्या बुआ, अगला इक्वेशन तुम बना लोगे क्या, अगला इक्वेशन यहां से बनेगा ना, अगले लाइन से बनेगा ना, क्या बोल रहा है, इफ 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर क्या 5 टाइम्स करना है, स्मॉलर नंबर का बुआ 5 टाइम्स करना है, कर दिए, स्मॉलर नंबर का 5 टाइम्स, इज डिवाइडेड बाई लार्जर, मतलब अब डिवाइजर ये है, स्मॉलर नंबर के 5 टाइम्स को डिवाइड करना है इससे, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, द कोसेंट इज इतना एंड रिमाइंडर इज इतना, तो डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इक्वेशन नंबर 2 बना लिया जाए, 5y - 2x = 3 इक्वेशन नंबर 2। चलो जी अब बना लिया जाए, अब x y का वैल्यू निकालना था, है ना, स्मॉलर नंबर हमें बताना था, यानी हमें y बताना था, तो आराम से बना लिया जाए ना, क्या टेंशन है। हम बोल रहे हैं ना क्या किया जाए बताओ, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर ले क्या, ताकि लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ है, हमको लगा कि ये भी x है, तो एक काम किया जाए, हम लोग ना x के कोफिशिएंट को सेम बना देते हैं, x के कोफिशिएंट को सेम बनाने के लिए इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा बुआ, 2 से ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो 6x हो गया, और 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो 12y हो गया, और इधर जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 हो गया। चलो x के कोफिशिएंट को 6 बना लिए बुआ, यहाँ भी हम x के कोफिशिएंट को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर ले हो, 3 से ना, यहाँ पर अब की बार 3 से मल्टीप्लाई कर ले, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15y हो जाएगा, ठीक ना, और इसको जब तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -6y, और x ना यार लिख क्या रहे हैं हम, यहाँ x है ना, तो ये हो जाएगा बुआ 6x = 3, किसी को दिक्कत, अब तो तुम बता दोगे ना, अब बता दोगे एकदम आराम से कि इस इक्वेशन को अगर हम थर्ड मान ले और इसको हम फोर्थ मान ले, तो बस दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़ा जाएगा ना, जोड़ा जाएगा तो लिख लेते हैं यहाँ पर 6x - 12y + 15y - 6x = ये दोनों ऐड होके 15 आए, ये और ये बुआ गायब हो गया, ये दोनों मिलकर के 3y = 15, यानी कि y का वैल्यू आ गया 5, y का वैल्यू 5, ये 3 इस साइड जाएगा तो 15/3 5 आ गया, y का वैल्यू 5, और हमसे स्मॉलर ही पूछा था, स्मॉलर ही पूछा था ना, y ही पूछा था, क्योंकि हम माने थे 2 नंबर x और y, और इसमें स्मॉलर हम y को माने थे, y आ गया 5, 5 इज द राइट आंसर, 5 इज द राइट आंसर। बोलो बुआ कोई दिक्कत, अभी एक और वर्ड प्रॉब्लम बड़ा ही बढ़िया आने वाला है, मजा आएगा तुमको, बहुत ही बढ़िया आने वाला है, लेकिन चलो एक हम तुमको इसी पैटर्न का होमवर्क देते हैं, है ना, अभी क्वेश्चन और होगा, लेकिन क्या ये होमवर्क तुम बना लोगे क्या बुआ, है ना, ये सब्जेक्टिव आया था, हम तुम्हारे आंसर कमेंट के लिए हम इसे ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं, ये सब्जेक्टिव आया था, तो एकदम सेम क्वेश्चन है जो अभी हम सिखाएं, अगर तुम इसका आंसर खुद से बना के कमेंट कर दोगे ना बुआ तो अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा बुआ, बना देना, ठीक है। आ जाए आगे, एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा करते हैं, फिर एक खतरनाक वर्ड प्रॉब्लम तुमको कराएंगे, बड़ा ही बढ़िया, बड़ा ही आसान करके बताएंगे, है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम बुआ, आते हैं बुआ, जा एक क्वेश्चन नहीं डाला क्या हो, एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा चलो फिर इसको कभी कराते हैं, एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, यहाँ आ जाओ, ये वो खतरनाक वर्ड प्रॉब्लम है बुआ, ये वो खतरनाक वर्ड प्रॉब्लम है, बनाओगे क्या इसको, हम इसको अभी बताएंगे, हम इसको जस्ट अभी बता रहे हैं, लेकिन मेरे भाई वीडियो को अभी रोको, इस क्वेश्चन में पहले सोचो, बढ़िया से सोचो, फिर सॉल्यूशन देखना। तो चलो अब बताते हैं बुआ, एक बार पढ़ना ट्राई करना जरूर इस क्वेश्चन को, आ जाए। तो यहाँ पर बुआ अपने को बोला गया है कि कोई रेस्टोरेंट है बुआ, उसमें अमित जो है वो 3 बर्गर और 7 शेक्स एंड 1 ऑर्डर ऑफ फ्राइज को 120 रुपीज़ में खरीद सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना तुम मान लो कि भाई एक बर्गर का 100 रुपीज़ प्राइस था,
एक सेक का हुआ 7 वाई रुपीज़ प्राइस था, वाई रुपीज़ प्राइस था, है ना। और एक फ्राइज़ का जो है वो कितना रुपीज़ प्राइस था, एक फ्राइज़ का जेड मान लेते हैं, वेरिएबल में हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ठीक ना, वेरिएबल में हम लोग ऐसा मान लिए। ये एक एक कमाने हैं, एक बर्गर, एक सेक और एक फ्राइज़ का। तुम बहुत बेसिक बात पूछ रहे, इतना तो हम लोग सोच ही सकते हैं ना कि एक बर्गर का अगर x है तो भाई 3 को वो बर्गर खरीदा है तो केवल बर्गर खरीदने में वो 3x रुपया लगाया होगा। एक सेक का y रुपीज़ प्राइस है तो अगर वो 7 को सेक खरीदा है तो 7 वाई रुपीज़ खर्च किया होगा। और एक ही फ्राइज़ खरीदा है तो एक फ्राइज़ का तो मान ही थे जेड, यानी कि पहला इक्वेशन क्या बना अपने पास, पहला इक्वेशन बना हुआ कि 3x मतलब कि 3 बर्गर का प्राइस प्लस 7y यानी कि 7 सेक का प्राइस और प्लस एक फ्राइज़ का प्राइस मिल करके कितना लग गया, उसको 120 रुपीज़ लग गया। पहला इक्वेशन इसको मान लिया, बड़ा इजी है बुआ। और यही दे रहा आजकल, ऐसा ही क्वेश्चन आजकल दे रहा है। तुमको लगेगा यार यहाँ 3 वेरिएबल लेना पड़ रहा और पूछेगा, लेकिन आसान बात, देखना कितना आसानी से निकलेगा, मजा आएगा। चलो पहला इक्वेशन तो हम लोग देख लिए। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि उसी रेस्टोरेंट में सेम प्लेस में उसको इतना रुपया खर्च हो जाएगा, कब, जब वो 4 बर्गर खरीदेगा। एक बर्गर का 100 रुपया तो 4 बर्गर कब हुआ 4x रुपीज़। और क्या खरीदेगा 10 सेक्स खरीदेगा यानी 10y, है ना। और क्या खरीदेगा, एक ही ऑर्डर है फ्राइज़ का, इसी तो एक ही ऑर्डर है फ्राइज़ का, है ना, एक ही ऑर्डर है फ्राइज़ का, 1 ऑर्डर, मतलब कि एक फ्राइज़ खरीद रहा है। एक फ्राइज़ का कितना रुपये माने थे, जेड ना, तो यहाँ जेड लिख दिया। और ये कितना है हुआ 164.50। तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाओ इसलिए पॉइंट में भी दे दिया है कि तुम थोड़ा सा डर जाओ, यही करता है क्वेश्चन। लेकिन तुमको डरना नहीं है बुआ, यू आर योद्धा, तुमको डरना नहीं है। तो बात तो ये मिल गया कि ये भाई 2 इक्वेशन हम लोगों को मिल गया, ये 2 इक्वेशन मिल गया। अच्छा क्वेश्चन में निकालना क्या है, इस पर भी थोड़ा सा सेंस कर लो कि मेरे भाई हम लोगों को निकालना है एक बर्गर का, एक सेक का और एक फ्राइज़ के ऑर्डर का कितना प्राइस होगा, ये निकालना है, तीनों का प्राइस। यानी कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, ये निकालना हमें, हमको अलग अलग एक्स वाई नहीं निकालना, हमको इन तीनों का सम निकालना है। एक बर्गर का प्राइस, एक सेक का प्राइस और एक फ्राइज़ का प्राइस का सम बताना है। क्या करें, सबसे पहले काम करते हैं बुआ, सबसे पहले काम करते हैं ना कि 2 से 1 को माइनस कर लेते हैं। 2 से 1 को जब तुम माइनस करोगे तो ये इसको माइनस करेगा, x को माइनस करके x आ जाएगा, ये इसको माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा। और ये जब इसको माइनस करेगा तो z से z माइनस हुआ, खत्म हो गया। इधर क्या हो गया 164 यानी कि हो जाएगा ये 44.50। चलो RHS को माइनस किया तो सही है ना। अब सुनना बुआ ध्यान से, हम ये बोल रहे हैं ना कि हम लोग एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में ना यहाँ कुछ इसी को पुट करते हैं। कैसे पुट करें, देखो ये जो 3x है ना, इसको हम x प्लस 2x लिख लेते हैं, x प्लस 2x लिख लेते हैं और प्लस अपने पास 7y प्लस जेड इज इक्वल टू 120 है। आसान इक्वेशन है, इसी में पुट किया जाए। और हम तुमसे ये बोल रहे हैं बुआ, ध्यान देना थोड़ा सा मेरे बातों पे, हम तुमसे ये भी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा 44.50 माइनस 3y, ये यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो डायरेक्टली हम लोग सोल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। x को रहने दो, हर x की जगह नहीं पुट करो। क्यों नहीं पुट करो, हम लोग इन जनरल क्या हैबिट बनाए होते हैं कि x इज इक्वल टू इतना आया ना तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट कर दो। नहीं, कुछ तो लॉजिक होगा ना कि हम 3x को अलग अलग करके लिखे हैं। 3x को अलग अलग करके क्यों लिखे हैं समझना, जो हमको निकालना वो x y z निकालना है, मतलब एक x हमको बचा के रखना है बुआ, एलिमिनेट नहीं करना है, और एक ही x बचना चाहिए, इसलिए एक x को साइड कर लिए। अब यहाँ से हम x को एलिमिनेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको एक ही x चाहिए था। तो यहाँ पर कितना हो गया बुआ बताओ, यहाँ पर हो गया 2 इंटू 44 माइनस 50 माइनस 3y और प्लस 7y प्लस जेड इज इक्वल टू 120। चलो जी आगे आते हैं। समझदार बच्चे समझ गए होंगे कि फ़ायदा हो गया है क्वेश्चन में, समझदार बच्चे समझ गए होंगे। देखो x ये 2 3 जा 6y होगा लेकिन माइनस में, 2 3 जा 6y होगा लेकिन माइनस में, और यहाँ पर 7y है तो माइनस 6y और 7y क्या हो गया प्लस y हो गया, और हमको प्लस y भी चाहिए, और जेड तो एगो बचल है हुआ, बन गया ना। अब बताते हैं यहाँ पर x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बुआ,
ये 89 हो जाएगा ना, देखना ध्यान से, 84.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 44 88 हो जाएगा, और यहाँ पर -6y प्लस 7y और प्लस z इज इक्वल टू 120। क्लियर है क्या? चलो अब ये दोनों मिलके y, ये z और ये x है, यानी कि अपने पास आ गया x प्लस वाई प्लस z, ये आ गया 120 तो था, ये जो है 89, अगर हम इसको इधर लेकर के आ जाए तो 89 आ जाएगा मेरे भाई माइनस में, तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस किया जब हुआ तो 10 से ये तो 1 आ गया, और अपने पास कितना 11 से 8 गया 3 आ गया 31 रुपया। 31 रुपया एक बर्गर, एक शेक और एक फ्राइज़ का दाम था, इतना इसका दाम था, मतलब प्राइस था, इतना इसका प्राइस था बुआ। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए? मज़ा आया? तो बालक हम कर क्या रहे हैं, हम बार बार तुमसे बोल रहे हैं ना कि हम तुमको कर क्या रहे हैं बुआ, हम तुमको सोचना सिखा रहे हैं, हाउ टू सोचिंग। और अगर तुम हाउ टू सोचिंग वाले कॉन्सेप्ट पर चल रहे हो ना कि हाउ टू सोचिंग, तो ब्रदर तुम डरो नहीं, तुम बात को फॉलो करो, डरो नहीं। इतना क्वेश्चन कराएंगे लास्ट तक ना, इतना क्वेश्चन कराएंगे कि तुम हाउ टू सोचिंग में तुम प्रो लेवल प्लेयर बन जाओगे, प्रो लेवल, और फिर देखना बोर्ड में कमाल होगा। इस बार बोर्ड में कमाल जरूर होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।